आज सुबह प्रधानमंत्री ने भाजपा के संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है, तो ये इंडियन नाम रख देने से आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो क्या ये लगता है कि इंडिया नाम रखे जाने से ज़्यादा परेशान हैं? देखिए, ये राजनीतिक फिक्रेबाजी है, इस पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। विपक्ष उनके खिलाफ फिक्रे बोलता है, वो उनके खिलाफ फिक्रे बोलेंगे। वास्तव में इंडिया नाम जो संक्षिप्तीकरण से जो इंडिया नाम नहीं है उस गठजोड़ का, संक्षिप्तीकरण होने से उसका नाम इंडिया बन गया है। तो जो विपक्ष ने जो ये ट्रिक खेली है, इस ट्रिक से भाजपा परेशान है और नरेंद्र मोदी भी परेशान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी परेशानी की एक दूसरी बड़ी वजह है, जिसके ऊपर कभी हम लोग स्वतंत्र रूप से पूरे कार्यक्रम में चर्चा करें तो बेहतर होगा, लेकिन अभी मैं संक्षेप में उसके ऊपर कह देता हूं। उसकी बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर जो राजनीतिक कैरियर रहा है पिछले 9 साल से ज्यादा का, उस कैरियर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके खिलाफ एक प्री पोल इलेक्टोरल अलायंस बन गया है। चुनाव से पहले ही एक मोर्चा बन गया है, और जो मोर्चा चुनाव से पहले बनता है वो न केवल चुनावी अंकगणित की तलाश करता है, बल्कि वो चुनावी केमिस्ट्री की तलाश भी करता है, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है ना, तो माहौल भी बनाता है। अगर आप तो वो माहौल बंदी की कोशिश भी करता है। तो ये नरेंद्र मोदी को लग रहा है ये पहली बार हो रहा है। ये 2014 में भी नहीं था और 2019 में भी ऐसा नहीं था। तो ये इस चीज से जो असली तौर पर जो विचलित हैं, उसके पीछे कारण ये है। और इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं, कहां तक बात जा सकती है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग अलग से कार्यक्रम करें और उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करें तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों के लिए और हमारे श्रोताओं दोनों के लिए बेहतर होगा। जी, बिल्कुल, इस पर हम चर्चा करेंगे। जी। एक टिप्पणी में किसी ने ये सवाल भेजा था कि आपने पिछली बार जब हम बातचीत कर रहे थे, तो आपने ये कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं, तो वो फिर लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन कर देंगे और उनको हराना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जी। सवाल ये किया गया कि ये परिसीमन होने से कैसे उनको हराना मुश्किल हो जाएगा? तो अगर आप इसकी व्याख्या करें तो शायद नहीं, दर्शकों को देखिए, आसानी हो। परिसीमन इसके ऊपर भी अलग से कार्यक्रम किया जाना चाहिए, ये क्योंकि मसला तकनीकी किस्म का मसला है जी, और इसके ऊपर हम लोगों को तथ्य आंकड़े लेके बैठना होगा। परिसीमन से लोकसभा की सीटें काफी बढ़ जाएंगी। हुँ, और लोकसभा की सीटें बढ़ने का जो मानक होता है वो आबादी होती है। हुँ, जब इंदिरा गांधी जब परिसीमन के ऊपर जो 2026 तक के लिए पाबंदी लगाई गई थी, तो उसके पीछे मुख्य तौर पे कारण ये था कि दक्षिण भारत की आबादी और उत्तर भारत की आबादी बढ़ने की दर में काफी अंतर था। तो दक्षिण भारत की आबादी कम रफ्तार से बढ़ रही थी, उत्तर भारत की आबादी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही थी। तो अगर आबादी के मुताबिक सीटें की जाएंगी तो जो ऐसी लोकसभा की ऐसी सीटें बढ़ जाएंगी जो उत्तर भारत की बहुत ज्यादा होंगी, और दक्षिण भारत की उसके मुकाबले सीटें काफी कम बढ़ेंगी। दक्षिण भारत में भाजपा कमजोर है और कर्नाटक को छोड़कर दूसरे राज्यों में तो कभी अपनी चुनावी ताकत दिखाई नहीं पाई है भाजपा आज तक। तो जो उसका प्रभाव क्षेत्र है, यानी जो उसका कैचमेंट एरिया है, वहां पर ही उसकी ज्यादा सीटें बढ़ेंगी। तो उस ऐसी भाजपा को जिसके प्रभाव क्षेत्र में सीटों की संख्या ज्यादा होगी, है, तो भाजपा ज्यादा आसानी के साथ ज्यादा सीटें जीत सकती है। और दक्षिण भारत जहां पर उसका प्रभाव कम है, वहां पर वो जगह उन जगहों पर सीटें बहुत कम बढ़ेंगी और वो उत्तर भारत के मुकाबले एक बहुत बड़ा असंतुलन कायम हो जाएगा परिसीमन के कारण। आज की स्थिति में ऐसा लगता है। मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता हूं कि भाजपा ऐसा करेगी ही। मेरा अंदाज है कि परिसीमन के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव क्षेत्र में जो उसका कैचमेंट एरिया है, वहां पर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, और जो सदन का विन्यास है वो विन्यास उत्तर उत्तर की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाएगा। जी। और इसके चलते उसकी इनकी भाजपा की स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि शायद उनको हराना कठिन हो जाएगा। नहीं, ज्यादा मजबूत हो जाएगी। देखिए, मैं जब कहता हूं हराना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको परिप्रेक्ष्य में रख के देखना चाहिए। जनता जब नाराज होती है तो कोई भी हथकंडा हो वो कोई काम नहीं करता है। आपको ध्यान होगा कि राजीव गांधी को 1984 में 400 से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन 5 साल बाद तो वो चुनाव नहीं जीत पाए। हम्म, तो ये नरेंद्र मोदी की भाजपा तो उन 400 सीटों से बहुत ज्यादा पीछे है। तो अगर जनता नाराज है, आपके खिलाफ जम के एंटी इनकम्बेंसी है, तो आपका कोई दांव सही नहीं बैठता है, कोई प्रचार सही नहीं बैठता है, कोई चेहरा, कोई भाषण, कोई काम नहीं करता है, और जनता बहुत बुरी तरीके से उस पार्टी को सत्ता से खदेड़ देती है। तो हाँ,
चुनाव के लिए जो भी परिस्थिति अपने अनुकूल हो, सभी पार्टियां अपने अनुकूल परिस्थिति बनाना चाहती हैं और समीक्षक के तौर पर हम कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़ के बाकी उन सबको सामान्य परिस्थितियों के आलोक में उनका आकलन करते हैं। तो ऐसा देखने पे लगता ये है कि भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में अगर सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा आसानी के साथ में बहुमत प्राप्त कर लिया करेगी। एक आखिरी बात जो मेरे मन में आती है कि जो आपने कहा कि जब जनता का गुस्सा होता है तो बड़ी-बड़ी सरकारें उखड़ जाती हैं। पर कई बार जो कई समीक्षक होते हैं जो इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि भाजपा को तो इतनी सीटों में 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो उसका हारना नामुमकिन है। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा मजबूत तर्क तो नहीं माना जाएगा। नहीं, नहीं, ठीक है। देखिए, अगर साधारण चुनाव हो, तो जो जो पार्टी एक सीट के ऊपर 50% से ज्यादा पिछले चुनाव में वोट प्राप्त कर चुकी है, उसे हराने के लिए विपक्षी पार्टी को बहुत ज्यादा वोटों का स्विंग अपने पक्ष में चाहिए। मतलब हालत ये है अगर 10% वोट भी विपक्षी पार्टी के बढ़ जाए तब भी पता चलता है कि वो तो हार ही जाएगी। लेकिन परिस्थिति जब बदलती है तो वो एकांकी नहीं बदलती है, वो सभी पहलुओं में बदलती है। जैसे कि भाजपा के खिलाफ मान लीजिए एक विपक्ष का उस सीट पर जहां भाजपा को 55% वोट मिला है, आप कल्पना कीजिए कि एक विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा होता है, लेकिन साथ में सारे देश में विपक्षी एकता भी है जो 7-8 महीने से लगातार एक माहौल बना रही है, प्रचार भी कर रही है। तो अब वहां के जो मतदाता हैं वो 2019 की तरह थोड़ा सोच रहे होंगे। 2019 में जो भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, इसमें वोट भी बट रहे थे और साथ में किसी भाजपा के उम्मीदवार का जो नेता था या उसकी पार्टी थी या उसका गठजोड़ था, उसकी सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं थी। तो उस स्थिति फिर बालाकोट स्ट्राइक का सवाल, बालाकोट स्ट्राइक से उभरा जो राष्ट्रवादी जोश भी था। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें थी, इन्होंने नरेंद्र मोदी की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्या ये बातें 2024 में फिर वैसी की वैसी ही मौजूद होंगी या परिस्थिति बदल जाएगी? तो तब का वोटर बदली हुई परिस्थिति में सोचेगा।